अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कर्नल नामान ने मुझे गौर से देखते हुए सर को इस्पाती जुम्बश दी और फिर एक फौजी को इशारा किया जिसने आगे बढ़कर कोठी का दरवाजा खोल दिया। आप लोगों को यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? मैंने आगे बढ़कर बड़े अदब से कहा। उन दोनों ने हैरत से पलकें झपकाई। कर्नल नमान को देखकर वो किसी नई मुसीबत की तवक्को कर रहे होंगे, मगर मेरे लहजे ने उन्हें खासा मायूस किया होगा। किसी दुश्मन मुल्क की कैद में रहते हुए अगर इतने नरम लहजे से वास्ता पड़े तो इसका मतलब मुसीबत नहीं बल्कि बहुत बड़ी मुसीबत होता है। अरे भाई जवाब तो दे दो, मैंने हंस कर कहा। तुम तो मुझे यूं देख रहे हो जैसे मैंने किसी अजनबी जबान में तुम्हें मुखातिब किया हो। नहीं, हमें यहाँ कोई तकलीफ नहीं। उन दोनों ने बायक का वाद कहा, बिना एक दूसरे की तरफ देखा। वो एक ही वक्त एक ही जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने पर हैरान थे। वाकई ठीक कह रहे थे कर्नल, मैंने कर्नल नमान की तरफ मुड़ते हुए कहा। इन्हें तो वाकई कोई तकलीफ नहीं है, चलो वापस चलते हैं। मेरी इस बात से कर्नल नमान भी हैरान नजर आने लगा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मैं यही एक सवाल पूछने के लिए तय खाने में आया था। कर्नल नौमान के तासरात की परवाह किए बगैर मैं वापस पलट पड़ा। पहरेदार को मैंने कोठरी बंद करने का इशारा किया था। अभी वो कोठरी का दरवाजा बंद ही कर रहा था कि टारमंडू ने हाथ उठाकर बड़ी जल्दी से कहा, ठहरो, मेरी बात सुनो। हाँ कहो, मैंने बड़े सुकून से उसकी तरफ पलटते हुए कहा। पहरेदार दरवाजा बंद करते करते रुक गया था। मैं सिगरेट नोशी का आदी हूँ, जब से कैद हुआ उस सिगरेट पीने को तरस गया हूँ। टारमंडू ने कहा। कौन से ब्रांड की सिगरेट पीते हो? मैंने पूछा। कैमल, टारमंडू बोला, तुर्की के बने हुए। वो अगर ना मिले तो मिल जाएंगे, मैंने उसकी बात काट कर कहा। तुम्हें अगर और कुछ चाहिए तो बता दो। मैं नार्मन शैलोफ से मुखातिब हुआ। मैं खुली फिजा में सांस लेने को तरस गया हूँ। नार्मन शैलोफ ने झिझकते हुए कहा, 2 माह से मैंने आसमान तक नहीं देखा। बड़ा अफसोस हुआ। कमल, इन्हें आसमान तो दिखाओ। मेरे इशारे पर पहरेदार ने कोठरी का दरवाजा दोबारा खोल दिया और मैंने नार्मन शैलोफ को बाहर आने का इशारा किया। उसके चेहरे पर अब भी बेयकीनी के तासरात फैले हुए थे, जबकि टारमंडू के चेहरे से ताजुब का इजहार हो रहा था। शायद उसे इस बात पर अफसोस हो रहा था कि उसने भी थोड़ी देर के लिए खुली फिजा में जाने की फरमाइश क्यों ना कर दी। वो दोनों कुछ ही क्यों ना सोच रहे हूं, ये बात तो तय है कि मेरा रवैया उन दोनों के लिए नाकाबिले फहम था और एक उन दोनों पर ही क्या मौकूफ है। कर्नल नौमान भी कुछ काम मचंबे में ना था। हालांकि उसे समझ लेना चाहिए था कि मेरा मकसद सिर्फ नार्मन शैलोफ की आवाज और उसकी चाल डाल को ज़हन नशीन करना था। मैंने खुद भी उससे गुफ्तगू करने के लिए कोई खास लाए अमल नहीं तय किया था। टारमंडू की हालत दीदनी थी। उसने कई बार कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर कुछ सोचकर खामोश हो गया। उसने अकलमंदी का ही मुजाहरा किया था। अगर वो कहता तब भी मैं नार्मन शैलोफ को ही तय खाने से बाहर ले जाता। उससे मुझे कोई गर्व नहीं थी। उसके लिए यही क्या कम था कि उसे सिगरेट मिलने वाले थे और वो भी उसके पसंदीदा ब्रांड के। मैं नार्मन शैलोफ के कर्नल नौमान के कमरे में ले गया। कमरे में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं था। कर्नल नौमान अपनी कुर्सी पर बैठा था। मैं कुर्सी खींचकर उसके बराबर ही बैठ गया था और नार्मन शैलोफ को मैंने मुकाबले वाली कुर्सी पर बैठने को कहा था। मगर मैंने तो खुली फिजा में जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। ये तुम मुझे कहाँ ले आए? नार्मन शैलोफ ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। खुली फिजा में भी चलेंगे, पहले ये मरला कामयाबी से तय कर लो। इससे पहले इस कमरे में आए हो? शार को नवी में जुम्बश देने पर इस्तफा किया। इनसे वाकिफ हो? मैंने कर्नल नौमान की तरफ इशारा करके पूछा। हाँ, ये कर्नल नौमान है, मिलिट्री इंटेलिजेंस से इनका ताल्लुक है। मगर तुम ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जवाब दुरुस्त है, मैंने संजीदगी से कहा। अब अपने बारे में भी कुछ बताओ। इस जैसे बहुत से सवालात के जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ, नार्मन शैलोफ ने कहा। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। इसके अलावा खुली फिजा में जाने से कबल इन सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है। मेरा नाम नार्मन शैलोफ है और मैं मोसाद का एक अदना सा कारकुन हूँ। इस मुल्क में तुम्हारी आमद का मकसद क्या था? तुम चाहो तो मुझे खुली फिजा में ना ले जाओ, मगर मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मुझे तो इसी पर हैरत है कि तुमने मोसाद से अपने ताल्लुक का एतराफ इतनी आसानी से क्यों कर लिया। जो बात पहले से तुम लोगों के इल्म में है उसे मैं क्यों छुपाऊं? नार्मन शैलोफ ने बेपरवाही से कहा। गोया हमारे इल्म में ये बात नहीं कि तुम यहाँ किस मकसद के तहत आए थे। मैंने तंतिया लहजे में कहा। अगर तुम्हें मालूम होता तो मुझ पर तशद्दुद हरगिज़ ना किया जाता। नार्मन शैलोफ ने भी तंतिया लहजे में जवाब दिया। क्या तुम्हारी गिरफ्तारी ये जाहिर नहीं करती कि हम तुम्हारे अज़ाइम से वाकिफ हैं? इससे सिर्फ ये जाहिर होता है कि तुम मेरी शख्सियत और हैसियत से वाकिफ हो। इसलिए मैंने इस सिलसिले में तुमसे कुछ नहीं छुपाया। हो सकता है ये महज तुम्हारा ख्याल हो। तुम्हारे एतराफ से कबल हम तुम्हारी असल शख्सियत से भी बेखबर रहे हैं।
यह मुमकिन नहीं है। मुझे पहचान लिया गया था इसलिए गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये तुम कभी नहीं जान सकोगे कि मैं यहाँ किस मिशन पर आया था। फाटधर्मी का मुजाहरा करके तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। क्या तुम इस खौफनाक हकीकत का इदराक नहीं है? हमारी हर सांस हमारे मुल्क कौम की अमानत होती है। हमें अगर अपनी जानें इतनी प्यारी होती तो इस पेशे में कदम भी ना रखते। तुम्हारे ख्यालात सुनकर खुशी हुई, और अब ये भी सुन लो कि तुम पर जो तशद्दुद किया गया वो कुछ भी नहीं था। असल तशद्दुद तो अब शुरू होगा। ये सिर्फ धमकी है या इस पर अमल भी होगा? नॉर्मन शैलूफ ने कहा। उसके होंठों पर तंतिया मुस्कुराहट नजर आ रही थी। तुम्हारी एक महबूबा है, उसका ख्याल कर लो और वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। नॉर्मन शैलूफ ने चौंक कर मुझे देखा। उसके बारे में तुम्हें कैसे मालूम हुआ? हमने अपने जराये से तफ्तीश कराई थी। हमें पता चला है कि तुम दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हो। मैं तुम्हारे जराये की दाद देने के अलावा और क्या कर सकता हूँ? एल्सा के वजूद से तो मेरा बैकमा भी वाकिफ नहीं है। नॉर्मन शैलूफ ने बर्राई हुई आवाज में कहा। तुम लोग उस तक कैसे पहुंच गए? उसके खिलाफ कुछ मत करना। वो बहुत मासूम और बेदर लड़की है। सरतापा मोहब्बत। बेवफाई करने से पहले हर लड़की सरतापा मोहब्बत होती है, और जब वो नजरें फेरती हैं तो मुजस्सम बेरुखी बन जाती है। उस वक्त उसका असल रूप सामने आता है। मैं बहुत सी लड़कियों से वाकिफ हूँ, मगर एल्सा उन सबसे मुख्तलिफ है। वो ऐसी नहीं हो सकती। यार नॉर्मन शैलूफ, मैंने मुज़हिकाना अंदाज में कहा, तुम कहीं उस लड़की से अफलातूनी मोहब्बत तो नहीं कर रहे हो? ये भी उसका इसरार था। अजीब लड़की है जिसे हम मोहब्बत कहते हैं, उसे आलूदगी करार देती है। वो मगरब की आम लड़कियों से यकसर मुख्तलिफ है। गालिबन उसकी इसी अदा ने तुम्हें उसका दीवाना बनाया है। बैन बैनी खेल ज़ैजमे का। वो एक ऐसी लड़की है जिसकी तमन्ना कोई भी कर सकता है। मैं अगर फील्ड एजेंट ना होता तो कब का उससे शादी कर चुका होता। खैर, ये कति तुम्हारा जाती मामला है जिससे हमें कोई सरोकार नहीं। दफतन बेनफुश्क लहजे में कहा। लेकिन ये तुम्हारी खाम ख्याली है कि हम तुम्हारे मिशन से ना वाकिफ है। नॉर्मन ने चौंक कर मुझे देखा, फिर मुस्कुराने लगा। तुम वुल्फ करने में कामयाब नहीं हो सकोगे। इराक अब बहुत आगे जा चुका है। चंद साल कबल वाले इराक को भूल जाओ जिसके एटॉमिक प्लांट को तुमने चंद सेकंड में तबाह कर दिया था। अब तो तुम लोग सारे मारते रह जाओगे कि इराक के हथियार साज कारखाने हैं किस जगह। नॉर्मन शैलूफ ने चौंक कर मुझे देखा, मगर वो खामोश रहा और कुछ नहीं बोला। मुजाद के सरबराह से कहो कि इराक की हथियार सादी सलाहियत पर ठिकानों के बारे में मालूम करने के लिए बेहतरीन एजेंट भेजे। टारमंडू और तुम जैसे थर्ड रेट एजेंट इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। नॉर्मन का चेहरा गुस्से और तौहीन के एहसास से सुर्ख हो गया। अपनी नादक पोजीशन का एहसास उसे था, वरना वो मुझ पर चिपट पड़ता। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इराकी इंटेलिजेंस किस कदर फाल हो चुकी है। हमने अदम कर लिया है कि हम तुम्हें तुम्हारे ही शोबे में शिकस्त देंगे। तुम लोग साजिशें करते हो ना, अब हम भी साजिशें करेंगे। गालिबन तुम समझ गए होगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। बुसाद की नकलो हरकत पर हमारी गहरी नजर है। थोड़ी देर पहले तुमने मुझ पर बुल्फ करने का जो इल्जाम लगाया था, अब मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? दारमन ने कुर्सी पर पैरू बदला। मैंने इल्जाम आयद नहीं किया था। उसने कहा, कैदियों से मालूमात हासिल करने के लिए हर किस्म के हरबे आजमाए जाते हैं। क्या तुम्हें अब भी मेरी सदाकत पर यकीन नहीं आया? क्या इसराइल को इराक की कीमियाई हथियार साजी की सलाहियत से खतरा नहीं है? क्या तुम्हारी और टारमंडू की इराक में आमद का ये मकसद नहीं था कि इराक की उन अजला साज फैक्ट्रियों का सुराग लगाया जाए जिनमें कीमियाई हथियार तैयार किए जाते हैं? मैं इस बारे में कोई तबसरा नहीं करूंगा, नॉर्मन ने बर्राई हुई आवाज में कहा। लेकिन अगर ये सब बातें तुम्हारे इल्म में थीं, तो फिर हम पर तशद्दुद क्यों किया गया? अभी मजीद तशद्दुद के लिए तैयार हो जाओ। तुम जैसे लोग बार बार कहाँ मिलते हैं। हमारी कोशिश होगी कि मरने से कबल तुमसे तुम्हारे बारे में ज्यादा से ज्यादा राज बुलवाए जाएं। उसके बाद मैंने नॉर्मन को वापस भिजवा दिया था और नामान ने फौरी तौर पर उन दोनों पर तशद्दुद करने का हुक्म दे दिया था। वो कह रहा था कि तुम वुल्फ करने में कामयाब नहीं हो सकोगे, और तुम कामयाब हो गए। कर्नल नामान ने हंस कर कहा। यह तो खैर सामने की बात थी। हैरत तो मुझे उसकी महबूबा पर हुई। उसने कितनी आसानी से उसका नाम उगल दिया था। कहीं वो हमें धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहा? नहीं। कर्नल नौमान मुस्कुराया। वो बेचारा वाकई इल्जा की जुल्फे गिर का असीर हो गया है। मैंने चौंक कर उसे देखा। तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मैंने कहा, इसलिए कि एल्सा हमारी एजेंट है और मैं उस पूरी कहानी से पहले से वाकिफ हूँ। लेकिन तुमने पहले तो इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। बेरलहजे में हल्की सी शिकायत थी जिसे कर्नल नौमान ने महसूस कर लिया।
मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं, उसने ठंडी सांस लेकर कहा। इजराइल में हमारे बहुत से एजेंट काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा भी, लेकिन तुम्हें इल्जा के बारे में बताना बहुत जरूरी था। इससे पहले तो खैर मौका ही नहीं मिल सका, ताम यह मुमकिन नहीं था कि हम तुम्हें उससे बेखबर रखते। नार्मन के बारे में मालूमात फराहम करने में इल्जा ने भी अहम किरदार अदा किया है। इल्जा के बारे में मुझे ज्यादा से ज्यादा बातें बताओ। वो कौन है, असल इल्जा कहाँ है, और असल इल्जा से उसकी तब्दीली क्यों कर मुमकिन हुई। ये तब्दीली ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। इल्जा ऑस्ट्रेलियन नदाद यहूदी है। कोई इत्तफाकन ही हमारे एक आदमी की नजर में आई थी। उसने हमें मुतला किया था कि उसकी शक्ल हमारी एक एजेंट जरिया से मिलती जुलती है। ये इतला मिलने पर हमने गौर करना शुरू किया कि इसकी मुशाबत से किस तरह फायदा उठाया जा सकता है। अगली तरह ये मिली कि इल्सा ऑस्ट्रेलिया छोड़कर इसराइल मुंतकिल होने की तैयारियां कर रही है। चुनांचे हमने फैसला किया कि उसको जरिया से तब्दील कर दिया जाए। चूंकि उसकी कोई सरकारी हैसियत नहीं थी, इसलिए हमने बासानी अपना काम कर दिखाया। ये तब्दीली ऐन उस रोज अमल में आई थी जिस रोज इल्सा इसराइल के लिए रवाना होने वाली थी। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए दरिया को मुस्तकिल तौर पर इल्सा का रूप दे दिया गया है। तो ये इल्सा या जरिया नार्मन चैलूफ पर डोरे डालने में किस तरह कामयाब होगी। उसे सिर्फ इल्सा कहो, भूल जाओ कि दुनिया में जरिया नाम की कोई लड़की भी मौजूद थी। कर्नल नामान ने कहा, हमने इल्सा को कोई मिशन नहीं सौंपा था। उसका काम सिर्फ इतना था कि इसराइल की एक आम शहरी की तरह वहां रहती। अब ये इत्तेफाक ही था कि नार्मन शैलूफ ने उसके बराबर वाले फ्लैट में रिहाइश इख्तियार कर ली। ओहो, मैंने हैरत से कहा, तो वो दोनों पड़ोसी हैं। हाँ, इसी बिना पर इल्सा उस पर डोरे डालने में कामयाब हो सकी। हमने उसे सख्ती से हिदायत की थी कि खुद पर शुबा करने का मौका कभी न दे। नार्मन शैलूफ ने भी इल्सा को अपनी हकीकत से बाखबर नहीं किया। हमें तवक्को थी कि हमें एक न एक दिन उससे इल्सा के जरिए मुफीद मालूमात हासिल हो जाएंगी, लेकिन उससे कबल ही वो गिरफ्तार हो गया। परवाह मत करो, इल्सा अब भी कारामद है। बस उसे ये बताना होगा कि नार्मन की जगह किसी और ने ले लिया। मैं देखूंगा कि उससे क्या काम लिया जा सकता है। इस बात का तो उसे यही मैं कि नार्मन किसी मुहिम पर इराक आया था और यहाँ गिरफ्तार हो गया है। कर्नल नोमान ने कहा, ये तो और भी अच्छी बात है। अचानक उसके सामने पहुंचकर मैं उसके आसाब की मजबूती का भी अंदाजा कर सकूंगा। इन सब चक्रों में पड़कर दोपहर के खाने का वक्त भी गुजर चुका है। कर्नल नोमान ने कहा, इस वक्त मेरे साथ ही खाना खा लो। नहीं, मैं खाना अपने कमरे में ही खाऊंगा। और हाँ, मैंने दफादन चौंक कर कहा, मरियम ब्रैंस्टन के लिए भी तुमने कुछ सोचा? हाँ, मैंने उस मामले पर गौर किया है। वो सजा से बचना चाहती है, और दूसरी बात यह है कि वो कसूरवार भी नहीं है, इसलिए मैंने उसे एक रियायत फराहम करने का फैसला किया है। मैंने हैरत से कर्नल को देखा, क्या तुम वाकई उसे कोई रियायत फराहम कर सकती हो? ज्यादा तो नहीं, सिर्फ इतनी कि हम उसे आखिरी वक्त सजा की तकलीफ से बचा लेंगे। मैंने फैसला किया है कि उसे जहर फराहम कर दूंगा ताकि वो खुदकशी कर सके। मैंने जहरीले लहजे में कहा, यही कहना चाहते हो ना? समझने की कोशिश करो अली, कर्नल ने कहा। उसकी सजाए मौत मंसूख करा देना मेरे इख्तियार से बाहर है, लेकिन यह भी तो खुली हुई सफाकी है कि किसी शख्स को जहर फराहम करके उससे खुदकशी करने की फरमाइश की जाए। हम तो सिर्फ ये करेंगे कि तुम्हारे कमरे में ख्वाबावर गोरियों की शीशी पहुंचवा देंगे। अब ये मरियम पर मुनसर है कि वो इनसे क्या फायदा उठाती है। बहरहाल ये तुम्हारा अपना दर्द सार है। मुझे इन तमाम बातों से बेखबर ही रखो तो अच्छा है। बैठ जा रहा हूँ, 2 घंटे बाद तुम्हें बेकअप रूम में मिलूंगा। मैं मरियम ब्रैंस्टन के लिए अफसुर्दा था। वो रियायत की मुस्तहिक थी, मगर हालात ऐसे थे कि उसके साथ कोई रियायत बरती भी नहीं जा सकती थी। तुमने खाना खा लिया? मैंने कमरे में दाखिल होते हुए मरियम से पूछा। नहीं, उसने उठकर बैठते हुए कहा, इन हालात में भूख कहाँ लगती है? और फिर तुम्हें क्या, तुम तो सुबह से गायब हो। मैंने खिदमतगार को बुलाकर खाना लाने को कहा और मरियम से बोला,